सब लोग? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सभी लोग एंटर हो गए। नो मैम, सारे नहीं हुए। आवाज आ रही है? जी जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बच्चे। मैम आपने देख ले, नोट्स नहीं हमें सेंड किए। बच्चे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इंशाल्लाह मैं आज कर दूंगी। बल्कि आज का भी मेरे स्लाइड्स थी वो भी नहीं शो हो रही थी। अभी मैंने पिक लिया कि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो। इंशाल्लाह आज मैं आपको स्लाइड्स भी कर दूंगी, पहले तो लेक्चर्स की, और नोट्स भी कर दूंगी। मैं पीडीएफ में ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं बुक पीडीएफ पे, मुझे इसका खुद पीडीएफ बनाना पड़ेगा। मैम पता है क्या है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है ना, तो सामने कोई चीज हो तो ही अंडरस्टैंड होता है। मुझे समझ आ रही बच्चे। आज मैं आपको पिक शेयर करूंगी आपके साथ इंशाल्लाह। मैं ना नेक्स्ट लेक्चर से ऐसा कोई इशू नहीं होगा। स्लाइड्स बन नहीं सकी और पीडीएफ में मुझे ये मिल नहीं रहा था। अच्छा, पिछले लेक्चर में किसी को कोई इशू जो हमने डिस्कस किया था, एक बार तो उसको रिपीट कर लें ताकि जिसको कोई मसला हो फिर उसको अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो, हम फर्दर उसको आगे कर सकें। आपको याद हो तो हमने टेक्निक स्टार्ट की हुई थी मैनेजरियल अकाउंटिंग में। हमने कहा ये मैनेजर्स को हेल्प आउट करती है कि वो रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। इफेक्टिवली मैनेज किसके लिए करते हैं? हमने कहा दो चीज़ों के लिए। एक तो शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज करना, और दूसरी बात हमने कहा कस्टमर की वैल्यू को इनहेंस करना। इन दो कामों के लिए कर रहे हैं। इनके लिए हमने कहा डिफरेंट टेक्निक्स या प्रोसीजर यूज करते हैं, जो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हेल्प आउट करती है, ये हमने अपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में कर लिया था। फिर हमने कहा कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प आउट करती है, ये भी पहले लेक्चर्स में हो चुका हुआ है। जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि ये मैनेजर को हेल्प आउट करते हैं रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। हमने कहा रिसोर्स को दो वे में मैनेज करने के लिए यूज हो सकता है, एक प्लानिंग है और दूसरा कंट्रोल के जरिए करती है। प्लानिंग की भी हमने कर ली थी कि आपने जो भी फ्यूचर्स के ऑपरेशन है उनके लिए डायरेक्शन सेट करना, वो प्लानिंग के थ्रू हम कार्य होते हैं। और जो दूसरा हमने डिस्कस किया था कंट्रोल के थ्रू, कि हमने कहा प्लान बनाना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक प्लान पे ये पता ना चले कि प्लान प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो कंट्रोलिंग के जरिए चेक करते हैं। ये सारा हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया हुआ है। फिर हमने कहा था कि कॉस्ट की एस्टिमेशन में भी हेल्प आउट करता है, उसमें भी कि आपके पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने पे जो कॉस्ट आ रही है उसमें भी ये आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। लास्ट लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इशू लास्ट लेक्चर में? नो मैम। ओके बच्चे, आज का फिर हम स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, मैंने आपको असाइनमेंट दी थी एक, या तो किसी को, मुझे सिर्फ एक बच्चे की असाइनमेंट आई थी, अमन की। मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी कंपनी के उसकी मुझे मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स की असाइनमेंट बना के सेंड करेंगे। उमैर, मुझे अभी तक आपकी भी नहीं आई, वजीहा की भी नहीं आई मेरे पास। मैम हमने सोचा शायद अब नहीं देनी। वो नहीं देनी मैंने, मेरे पास सिर्फ अमन की असाइनमेंट आई है बच्चे। ऑब्वियसली वो लॉकडाउन से पहले थी, लेकिन थी तो असाइनमेंट ना। और मुझे मेरे पास सिर्फ जो आई है वो अमन की असाइनमेंट है, उसके अलावा मुझे मैम असाइनमेंट नहीं मुझे है। याद था असाइनमेंट का, मुझे याद था, लेकिन उन दिनों में करीबन एक हफ्ता मेरा वाईफाई नहीं था चल रहा, जिसकी वजह से मैं बना नहीं सकी। उसके बाद टाइम ही नहीं था, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाई कि शायद आप अब एक्सेप्ट ही ना करें। अगर तो आप आज का या कल का हमें टाइम दे देती हैं तो हम इंशाल्लाह कर देंगे दोबारा से। ये भी होगी और इसके अलावा बच्चे एक और भी होगी। मिस वो नेक्स्ट वीक पे कर दें फिर। नेक्स्ट वीक में मैं कर देती हूँ, लेकिन जो आपने करनी है ना वो एक और भी नेक्स्ट वीक तक करती हूँ, लेकिन एक और असाइनमेंट है वो भी आप लोगों ने करनी है। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर्स में स्क्रीन शेयर शो हो रही है सबको? जी हो रही है। अच्छा बच्चे, हमने जो पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था वो बेसिकली टेक्निक्स थी, प्रोसीजर्स थे जो मैनेजर यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए या इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, ताकि रिसोर्स को मैनेज किया जा सके।
अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एलिमेंट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं, या वो कौन कौन सी चीजें या कंपोनेंट्स हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूडेड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या डाटा को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम मैनेजरियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमें हर तरह का डाटा रिक्वायर्ड होता है। हम उसमें से हम पोस्टिंग का भी डाटा ले रहे होते हैं, हम बजट भी बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डाटा भी ले रहे होते हैं और कॉस्ट को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स होते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग के। सबसे पहला जो कंपोनेंट है मैनेजरियल अकाउंटिंग का वो है कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम में हम बात क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस, हमने कहा दो ही वेज में ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर रही होती है ना, या उन्हें गुड्स दे रही होंगी या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, तो उनकी कॉस्ट क्या आई है। इंडिविजुअल यूनिट की भी कॉस्ट निकालते हैं और डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट निकाल रहे होते हैं आप। बेसिकली एक यूनिट को बनाने पे कितना खर्चा आया, फिर तमाम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, और हर डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट को यूनिट्स भी कहा जाता है, और हर डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल बेसिस पे कितनी कॉस्ट आई है वो सारी हम कॉस्टिंग सिस्टम में निकाल रहे होते हैं, उसको एस्टिमेट कर रहे होते हैं। इसमें किसी को कोई इशू की कॉस्टिंग सिस्टम में हम क्या काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ये सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कंपोनेंट्स हैं, ये इंक्लूडिंग होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कॉस्टिंग सिस्टम में किसी को कोई इशू। सेकेंड जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास वो होता है बजटिंग सिस्टम। बजट क्या होता है, हमने कहा पूरे साल में जितने भी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको प्रिपेयर करना, यानी पूरे साल बिजनेस में जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उनके लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड है, किस डिपार्टमेंट को कितना जाएगा, हम रॉ मटेरियल पे कितना खर्च करेंगे, ये सारी हम बजटिंग में कर रहे होते हैं। तो बजटिंग सिस्टम में हम डिटेल प्लान बनाते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी होगी, एस्टिमेशन होती है, बजट होता है कि हमारी जो रेवेन्यू है प्लान वो कितनी होगी, एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं कि रेवेन्यू कितनी होगी, कॉस्ट कितनी होगी। और नॉर्मली बजट हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक साल के लिए बजट, नॉर्मली साल के लिए बजट बनाती है, 6 माह के लिए बजट बना सकते हैं, 1 माह का बजट बना सकते हैं, डेली बेसिस पे बजट या वीकली बेसिस पे बजट तैयार कर सकते हैं। तो बजटिंग सिस्टम में बेसिकली हम अपने फाइनेंशियल प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है और किस डिपार्टमेंट या एरिया के लिए वो हमें रिक्वायर्ड होगा। फिर हमारा जो थर्ड कंपोनेंट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली परफॉर्मेंस मेजर करने का क्या मतलब होता है कि जो एक्चुअल में हम काम कर रहे हैं वो कैसा है और जो हमने डिजाइन किया था वो कैसा है, यानी अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को अपने जो प्लान होते हैं उनके साथ कंपेयर करना, जो टारगेट बनाया होता है उसके साथ कंपेयर करना, इसको हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी कहते हैं। इसमें किसी को कोई इशू बचे यहाँ तक? मैम ये हमें स्क्रीन तो और शो हो रही है। ये शो नहीं हो रही? मैम हो रही है लेकिन वो कुछ और चीज है। क्या बच्चे, ये पिक शो नहीं हो रही है आपको? आपने कोई फाइल ओपन करनी है ना? लेकिन फाइल है ओपन। आपको अब देखिए जरा, शायद अब शेयर हो रही है? जी अब हो रही है। मैम अब हो रही है। अब हो रही है जी। अब ठीक है, सबको कोई इशू नहीं है, अब शेयर हो रही है ना सबको? जी चलिए जी, मैं फिर आपको एक बार 1 बाय 1 बता देती हूँ दोबारा, क्योंकि आगे आपको शो नहीं हो रही थी। हम कंपोनेंट्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स है जो मिलकर अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हैं मैनेजमेंट। पहली बात हमने कॉस्टिंग की थी। कॉस्टिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, हमने कहा प्रोडक्ट बनाने पे या सर्विस बनाने पे जितनी भी कॉस्ट आई है उसमें इसको एस्टिमेट कर रहे होते हैं। इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकाल रहे होते हैं और इंडिविजुअल बेसिस पे हर यूनिट या डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी निकाल रहे होते हैं। डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नाम भी देते हैं, तो हर यूनिट की भी सेपरेट कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकाल रहे होते हैं और ओवरऑल कॉस्ट को भी हम देख रहे होते हैं इसमें। सेकंड जो कंपोनेंट है वो हमारा बजटिंग सिस्टम है। बजटिंग सिस्टम में मैंने भी आपको बताया कि हम प्लान प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हमारा किसी पार्टिकुलर यानी अगले पूरे साल में हमने कितने खर्चे करने हैं, कॉस्ट क्या होगी, रेवेन्यू क्या होगी, उनसे रिलेटेड प्लान बना रहे होते हैं। हमारा पूरा वो हम बजटिंग में कर रहे होते हैं, यानी फाइनेंशियली तौर पे हमें कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी ऑपरेशनल एक्टिविटीज पे वो खर्च होगी वो हम बजटिंग में प्लान कर रहे हैं। फिर थर्ड कंपोनेंट हमारे पास आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हमने कहा हमने प्लान भी बना लिया बजटिंग सिस्टम में,
कॉस्टिंग में हमने कॉस्ट भी डिसाइड कर ली, अब परफॉर्मेंस को भी मेजर करना है कि एक्चुअल में जो हमने प्लान बनाया था, ये जो टारगेट्स थे हमारे, वो फुलफिल हुए कि नहीं हुए, वो कैसे मेजर करेंगे। हमने कहा जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट होगा, जो एक्चुअली काम परफॉर्म किया, उसको अपने टारगेट के साथ कंपेयर करके देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। और मैनेजरियल अकाउंटिंग में हम ये भी काम कर रहे होते हैं, हमने कहा था कि मैनेजर ने डिसीजंस लेने होते हैं, तो डिसीजन किस बेस पे लेगा, जब तक उसे परफॉर्मेंस के बारे में पता ही नहीं होगा, वो जानता ही नहीं होगा कि हमने काम क्या किया है और टारगेट्स क्या थे। जब तक इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे तो आप डिसीजन भी नहीं ले पाओगे। फिर जो थर्ड कंपोनेंट होता है, फोर्थ कंपोनेंट होता है किसी मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम का, वो होता है कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या करते हैं कि मैनेजर्स को ये इस चीज़ में हेल्प आउट करता है कि आप अपनी कॉस्ट को इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हो, यानी अपने वेस्टेज को कैसे कम से कम किया जा सकता है और अपनी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी यहाँ पे वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉस्ट एफिशिएंसी पे काम कर रहा होता है, यानी कम मटेरियल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना और वेस्टेज हमारा कम से कम हो, तो वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन चारों कंपोनेंट्स में किसी को कोई इशू बचे, किसी को यहाँ इसमें प्रॉब्लम है कोई? क्लियर है चारों कंपोनेंट्स? नो मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अप्रोचेस कौन कौन सी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, कुछ कन्वेंशनल अप्रोचेस होती हैं, नॉर्मली ये वो अप्रोचेस थी जो 1980 से पहले यूज की जाती थी, और कुछ कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस होती हैं। हम वो अप्रोचेस डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली हमने चारों कंपोनेंट डिस्कस कर लिए ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, कॉस्टिंग को भी, बजटिंग को भी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट को भी और कॉस्ट सिस्टम को भी। इन चारों कंपोनेंट्स में दोनों वेज में देखेंगे, जो पहले क्या अप्रोचेस यूज होती थी, आजकल के दौर में जो न्यू अप्रोचेस है वो क्या हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कॉस्टिंग के या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंट कंपोनेंट में पहले पुरानी अप्रोचेस कौन सी हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेस कौन सी है और न्यू मॉडर्न अप्रोचेस उसके बारे में क्या कहती हैं। सबसे पहले कॉस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं। पुरानी जो कन्वेंशनल अप्रोचेस थी वो ये कहती थी कि आप इसमें अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालो। हमने अभी पहले बात की ना, कॉस्टिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, यही डिस्कस किया ना, हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, कॉस्ट निकाल रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की। तो कन्वेंशनल, ये बेसिकली कन्वेंशनल सिस्टम कहता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की, अपने डिपार्टमेंट की, यानी प्रोडक्ट को बनाने पर जितनी कॉस्ट आई है, डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट आई, उन सबको आप एज्यूम करो, उनको एस्टिमेट कर लो। यानी इनके मुताबिक आपका जो मेन प्रोडक्शन पे जो चीज़ अफेक्ट कर रही होती है वो आपकी कॉस्ट होती है, या आपका जितनी चीज़ें ज़्यादा बनाओगे, यानी प्रोडक्शन वॉल्यूम मेन बेसिकली कह रहे होते हैं, ये वो होता है जो आपकी कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चीज़ें ज़्यादा बनाओगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर चीज़ें कम बनाओगे तो कॉस्ट कम होगी। ये कन्वेंशनल अप्रोच ये कहती है। जो कंटेम्प्रेरी अप्रोच है वो ज़्यादा डिटेल में बता रही होती है। वो क्या कहती है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट की कॉस्ट मत निकालो, वो तो ऑब्वियसली निकाल लें, लेकिन हर एक्टिविटीज की सेपरेट कॉस्ट भी निकालो। अब देखो हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट काम परफॉर्म हो रहे होंगे, कोई फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, कोई एचआर का डिपार्टमेंट है। अब हमने कहा उन डिपार्टमेंट के अंदर भी हर पर्सन जो होगा वो डिफरेंट फंक्शंस कर रहा होगा। जैसे सपोज एचआर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो हमने कहा एचआर डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉयज के साथ भी डील कर रहे हो, यानी उनको रिक्रूट करने से भी डील कर रहे हो, फिर उनकी रिक्रूटमेंट से भी डील कर रहे हो, फिर हमने कहा उनको पे भी देनी होती है, उनसे भी डील कर रहे होते हो, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है, उनसे भी डील कर रहे हो। ये डिफरेंट फंक्शंस है जो सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट में भी हो रहे होते हैं। अब हमने कहा ये सिर्फ डिफरेंट एक्टिविटीज है ना जो एक डिपार्टमेंट में हो रही है। तो मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि आप डिपार्टमेंट के ओवरऑल कॉस्ट को भी देखो और हर एक्टिविटी की सेपरेट कॉस्ट को भी देखो कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। ये कॉस्टिंग सिस्टम में हमारी मॉडर्न अप्रोच ये कहती है, जबकि हमारी कन्वेंशनल अप्रोच क्या कह रही थी, आप ओवरऑल बस कॉस्ट को देख लो, डिपार्टमेंट की ओवरऑल कॉस्ट कितनी, वो डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज को नहीं देख रहे होते। ये जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं, हर एक्टिविटी की सेपरेट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, इसे हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये हम फर्दर आगे लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। कॉस्टिंग सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम बचे? क्लियर है? कन्वेंशनल और कंटेम्प्रेरी दोनों अप्रोचेस क्लियर है इसमें? कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहती है और कंटेम्प्रेरी अप्रोच क्या कहती है? किसी को कोई इशू इसमें? मैम एक दफा दोबारा बता दें, मेन पॉइंट इसका दोबारा बता देती हूँ। कन्वेंशनल अप्रोच और कंटेम्प्रेरी अप्रोच। कन्वेंशनल क्या है? ये ओल्ड अप्रोचेस है,
हमने कहा हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ था, उसके बाद नई अप्रोचेस डेवलप की गई थी। यानी 1980s के बाद नॉर्मली मेन चेंजेस आए थे। 1980 से पहले वाली जो अप्रोचेस यूज की जाती थी उनको हम कन्वेंशनल अप्रोच कहते थे, यानी ओल्ड अप्रोचेस। और जब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, तो जो नई अप्रोचेस डेवलप की गई थी उनको हम कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस कहते हैं। ठीक है, हम दोनों वेज में डिस्कस करते हैं। हमारे 4 एलिमेंट हैं। अभी हमने 4 कंपोनेंट डिस्कस किए ना मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम के। हमने कहा कॉस्टिंग सिस्टम है, बजटिंग सिस्टम है, हमारे पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास कोस्ट सिस्टम है। इन हर कंपोनेंट के बारे में हम ये जानेंगे कि कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहती है और कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस क्या कहती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कॉस्टिंग सिस्टम की। कॉस्टिंग सिस्टम में हमने कहा कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में कन्वेंशनल या ओल्ड अप्रोच ये कहती है कि हमने अभी बात की ना, कॉस्टिंग सिस्टम क्या है कि कॉस्ट निकालना, आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो, सर्विसेज की कॉस्ट निकालो और हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालो। ठीक है, अब कन्वेंशनल अप्रोच ये कहती है कि आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो और अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालो, सिर्फ इन दोनों की कॉस्ट निकालो। ये कन्वेंशनल अप्रोच कहती है। इनका मेन क्या है कि जो अगर आपकी कॉस्ट में चेंज किस वजह से आता है कि आपकी कॉस्ट कैसे चेंज होती है, अगर आपकी प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए तो आपकी कॉस्ट चेंज हो जाती है, या आप कम चीजें बनाने शुरू कर दो यानी प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए तो फिर भी आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। ये कॉस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, कन्वेंशनल। कंटेम्प्रेरी जो अप्रोच है वो कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में ये कहते हैं कि नो डाउट कि आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकाली है, आपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी निकाली है, लेकिन आप डिटेल में जाओ। हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिट्स हो, जो डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है? अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट जब मिलकर काम करते हैं तभी ऑब्वियसली आपका बिजनेस रन होता है। अब हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही होंगी। ठीक है, प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट ही बना रहे होंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट होगी? हमने कहा नहीं, बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकता है। हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज हो, ए से सी तक हमारे पास प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स हैं आगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की। हमने कहा फाइनेंस का काम क्या है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस अरेंज करना, तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट होंगे। एचआर की बात की थी, हमने कहा कि एचआर में डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही होती है, लोगों को रिक्रूट भी कर रहे होते हैं, उनके पे से रिलेटेड इश्यूज को भी डील कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जा रहा होता है, उनकी लीव्स जो अगर छुट्टियां होने चाहिए तो वो भी डील कर रहे होते हैं। अब ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज है। कंटेम्प्रेरी अप्रोच कहती है कि हर डिपार्टमेंट की जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उनकी सेपरेट कॉस्ट निकालो। जैसे एचआर डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट पे जो कॉस्ट आ रही है वो सेपरेट निकालो, सिलेक्शन पे आ रही है वो सेपरेट निकालो, आप लोगों की परफॉर्मेंस को मेजर करने पे जो कॉस्ट आ रही है उसको सेपरेट निकालो। तो ये सारी कॉस्ट को सेपरेट निकालो और फिर इनको ज्यादा डिटेल में इनको एनालाइज करो। ये कंटेम्प्रेरी अप्रोच कह रही होती है, यानी कि एक्टिविटी पे बेस कार्य होती है। किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट कितनी एक्टिविटीज हो रही है उनकी बेसिस पे आप कॉस्ट निकाल लो, इसीलिए इसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें कोई इशू बचे? अब समझ आई है? मैम, कॉस्टिंग सिस्टम है मतलब कन्वेंशनल अप्रोच में इसको मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, नहीं और जाना। जब बात आ जाएगी कंटेम्पोरेरी की उसमें डिटेल में जाना पड़ेगा। उसमें डिटेल में जाते हैं, उसमें सिर्फ हम से पूरा एक डिपार्टमेंट उठाते हैं, उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं कन्वेंशनल में। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितनी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और हर एक्टिविटी पे कितनी कॉस्ट आ रही है, वो नहीं देखनी, वो हम कंटेम्प्रेरी अप्रोच में देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच में कहते हैं कि आप हर एक्टिविटी की अलग निकालो, जबकि कन्वेंशनल कहती है आप ओवरऑल डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालो और गुड की कॉस्ट निकाल के काम खत्म कर दो। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और किसी को कोई इशू बचे? फिर हमारे पास जो दूसरा सिस्टम हमने डिस्कस किया था वो था बजटिंग सिस्टम। बजटिंग में अभी हमने क्या कहा था, हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपनी रेवेन्यूज और कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। कन्वेंशनल अप्रोच कहती है कि आप ओवरऑल डिपार्टमेंट की बजट बना लो, यानी एक डिपार्टमेंट की ओवरऑल कितनी कॉस्ट होगी और कितनी रेवेन्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लो, बजट बना लो। बजट बनाना है सिर्फ इसमें। कंटेम्प्रेरी क्या कहता है, आप जैसे भी हमने बात की कॉस्ट में हर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो जाती है, तो ये भी कहता है कि एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग करो, यानी हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है तो हर एक्टिविटीज के रेफरेंस से आप डिफरेंट बजटिंग करो, हर एक्टिविटीज की बजटिंग होगी, यानी ज्यादा डिटेल बजट होगा। इसमें किसी को कोई इशू बचे? कोई इशू है किसी को इसमें?
बजटिंग किसका माइक ऑन है? फिर हमारे मैम बजटिंग बताइएगा। जी बच्चे बजटिंग बताइएगा। बजटिंग अभी हमने कंपोनेंट डिस्कस किया ना बजटिंग का, हम बैक पे चलते हैं। जी जी बजटिंग सिस्टम डिस्कस किया था, बजट में ये पार्ट डिस्कस किया था। हम बजट में क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 साल के लिए हो सकता है, 1 माह के लिए हो सकता है, 1 हफ्ते के लिए हो सकता है। तो क्या करते हैं, हम अपनी रेवेन्यू को प्लान करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ये होगी और हमारा ये जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट उस पे ये आएगी। ठीक है, ये हम बजटिंग में नॉर्मली हम ये कार्य होते हैं। कन्वेंशनल हमें क्या कहती है, हेलो आप क्या करो मैम बजटिंग में मैम हम पता नहीं शॉर्ट टाइम पीरियड प्लान बनाते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड नहीं ना हो सकता। लॉन्ग टाइम पीरियड के भी बजट बना लो। नॉर्मली बजट 1 साल के लिए होता है, मतलब नॉर्मली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही है शॉर्ट टाइम ये। पीरियड के लिए नॉर्मली बजट 1 साल के लिए हम बना रहे होते हैं। 1 साल से कम भी कर सकते हो, डिपेंड करता है, आप डेली बेसिस पे बजट बना लो, डिपेंड एक करता है साल ना। से ज्यादा नहीं ना हो सकता? जी 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता क्या? नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशंस चाहें तो कर सकती हैं। जैसे सपोज अगर प्रोजेक्ट ही ऐसा है जिसकी हमारी वो जो टाइम है वो 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो उसकी बजटिंग 2 साल के लिए भी हो सकती है। जी प्रोजेक्ट के ठीक है। टाइम पे डिपेंड करता है ना, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? जी जी ठीक है, तो बजटिंग में क्या करना है, कन्वेंशनल अप्रोच ये कहती है कि आप पूरे डिपार्टमेंट का बजट बनाओ कि इसकी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या होगी और एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगी, उसको प्लान कर लो। ठीक है, कंटेम्प्रेरी अप्रोच कहती है कि आप हर डिपार्टमेंट के आप ज़्यादा डिटेल में बजट बनाओ, यानी हर डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है हर एक्टिविटी का अलग बजट बनाओ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कॉस्टिंग डिस्कस की ना कि कॉस्ट अलग अलग निकालनी है हर एक्टिविटी की, ये सिस्टम कंटेम्प्रेरी अप्रोच सेम वही है, ये कहती है कि हर एक्टिविटी की बजटिंग भी अलग अलग करो। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू? मतलब इसमें भी कॉस्ट सिस्टम की तरह ही है कि कन्वेंशनल में ओवरऑल करनी है और कंटेम्पोरेरी में ओवरऑल नहीं करनी। कंटेम्प्रेरी जी जी बिल्कुल यही है, सेम वही है। जो पहले कॉस्टिंग पड़ी, कॉस्टिंग का भी जो ऊपर वाला किया है उसमें हम क्या कर रहे थे कि हर इस कॉस्ट को मेजर कर रहे थे हर एक्टिविटी की। यहाँ पे बजट बनाना है क्योंकि तो हर एक्टिविटी का बजट बना रहे होंगे। कंटेम्प्रेरी सेम है कि डिटेल में बनाओ, कन्वेंशनल कहती है कि आप ओवरऑल बना के फ्री हो जाओ। जी ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। अभी हमने कहा ना परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, अब अपने एक्चुअल रिजल्ट को अपने टारगेट रिजल्ट से मेजर करते हो। और नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेसिकली मेजर कर रहे होते हो। आप ये देखते हो कि हमारी जो हमने एक्चुअल बजट बनाया था, सपोज अगर कॉस्ट का बजट था तो एक्चुअल में जो हमारी कितनी कॉस्ट आई है और जो हमने टारगेट रखा था कि हमारा ये जो बजट बनाया था कि हमारी इतनी कॉस्ट आएगी, दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस आया है। बजट नॉर्मली साल के स्टार्ट में बनाया जाता है ना, साल गुजर गया, अब आपने देखा एक्चुअल में हमारा कितनी कॉस्ट हुई है और जो बजट में हमने कॉस्ट लिखी हुई थी उनके दरमियान क्या डिफरेंस है, तो वो उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर लोगे। अगर तो आपकी बजटेड कॉस्ट ज्यादा थी लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कम आई है, इसका मतलब आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो बजट बनाया उससे ज्यादा अगर आपकी कॉस्ट लग गई है तो दैट मीन कि आपका बजट में सही नहीं बना, इसको दोबारा चेंज करने की जरूरत है और उसकी बेस पे आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। या अगर सपोज अगर ओवरऑल रेवेन्यू को भी मेजर करना, तो देखो हमने बजटेड रेवेन्यू कितनी रखी हुई थी। सपोज हमने बजट बनाया था कि हम इस साल 1 लाख अर्न करेंगे, साल गुजर गया, अब देखो कि क्या एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन ने 1 लाख कमा लिया, उससे कम तो नहीं कमाया। अगर सपोज 80,000 कमाया, इसका मतलब है कि हमारी बजटेड से कम है, हमने एक्चुअल में कम कमाया, तो हमें खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। परफॉर्मेंस का मतलब ही हम मेजर करने का मतलब यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये देखिए कि उसको पॉलिसीज जो बनाई हैं, जो अडॉप्ट तरीका वो अडॉप्ट कर रही है, उसको चेंज करने की जरूरत है कि नहीं, या तो वो बेसिक हम इसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कर रहे होते हैं। कंटेम्प्रेरी अप्रोच क्या कहती है कि ये डिटेल प्रोवाइड करती है। ये कहती है कि आप सिर्फ ओवरऑल चीज को ना देखो, यानी ओवरऑल बजट जो आपने बनाया था और एक्चुअल बजट जो बनाया था सिर्फ उसी को कंपेयर ना करो, आप एक रेंज बना लो। उस रेंज को हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहते हैं, यानी वो फैक्टर्स जिनकी बेस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो उसे हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहते हैं, या जो आपकी सक्सेस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं।
ये डिफरेंट हो सकते हैं। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकती है, आपका डिलीवरी टाइम कितना है, आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन कितनी आई है, ये डिफरेंट फीचर्स आप खुद डिसाइड करोगे पहले कि किसकी बेस पे हम अपनी सक्सेस को मेजर करेंगे। क्या सिर्फ ओवरऑल प्रॉफिट को देख के मेजर कर रहे होंगे या इन फैक्टर्स की बेस पे मेजर करेंगे। कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस मेजर कहती है कि आप इन फीचर्स की बेस पे करो। जैसे सपोज देखो कि अगर आपकी क्वालिटी पिछले साल अच्छी नहीं थी, क्या इस साल हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई। अगर इंप्रूव हुई है इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो गई है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो गई है, लोग कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं है जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस पहले से और बुरी हो गई है। डिलीवरी टाइम क्या है, क्या आप आपके अगर आपकी प्रोडक्ट पहले कस्टमर तक 1 माह में डिलीवर हो जाती तो क्या 15 दिन में हो सकती है, हुई है कि नहीं हुई, या एक टाइम से भी ज्यादा टाइम लग गया। सपोज आप 40 दिन में डिलीवर करते हैं तो इसका मतलब है आपका डिलीवरी टाइम इंप्रूव हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इनोवेशन, आपकी प्रोडक्ट में कोई नया फीचर ऐड किया है कि जो पिछले साल थी वही सी को सेम लेके आ रहे हैं, कोई नई फीचर ऐड किया है। तो हमने कहा इन सबको भी देखते हैं कि इन सब का हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखनी है कि ओवरऑल हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ, और इन फैक्टर्स को भी देखना और फिर डिसाइड करना है कि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई, और ये हम कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस में कर रहे होते हैं। इसमें बच्चे कोई इशू? मैम आपने कन्वेंशनल परफॉर्मेंस में बताया कि बजट जो बना लेते हैं बाद में मतलब प्रॉफिट हो जाता है या कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है डिक्रीज, तो उस मतलब बजट जो बनाया उसके अकॉर्डिंग नहीं आती। तो क्या बजट ही गलत हो सकता है या हो सकता है जो हमने बजट बनाया हो वो बिल्कुल ठीक हो और कॉस्ट ठीक ना आई हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा रेयर केसेस में कैसे हो सकता है कि आपकी जो कॉस्ट आपने बनाई थी, सिचुएशन ऐसी हो गई जैसे हमने कहा फ्लड आ गया, तो फिर रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी, रेयर सिचुएशन होगी ना, नॉर्मल इवेंट तो नहीं होंगे। तो हमने कहा फिर कॉस्ट जी इंक्रीज कर गई, आपकी बजटेड कॉस्ट कम थी, एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज कर गई, वो रेयर सिचुएशन होगी। नॉर्मली अगर हम कहें कि जो हमने बजटेड बनाया था और एक्चुअल कॉस्ट बनाई थी, बजट में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है हम काम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारी जो प्लानिंग थी वो सही नहीं थी, या हमने अपनी एक्टिविटीज को सही तरह से जज ही नहीं किया था और बजट बना लिया था। ये भी तो हो जी सकता है ना। तो वो सब चीजें फिर हम देखते हैं कि आइदर हमारे बजट बनाने में गलती हुई थी, या हमने अपनी एक्टिविटीज में अपना जो मटेरियल उसको वेस्ट ही बड़ा कर रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो फिर उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि आइदर हमारे बजट में प्रॉब्लम आ रही है, या हम एक्चुअली में कॉस्ट ज्यादा इंकर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा महंगाई होगी, इन्फ्लेशन हो गई, या फिर जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट इस दफा सपोज अगर आप कॉटन खरीदते हो तो हमने कहा इस दफा बारिशें बड़ी ज्यादा हुई, कॉटन की फसल ही नहीं हुई, तो फिर रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज कर गई जिससे हमारी एक्चुअल बजट इंक्रीज हो गया। तो ये तो एक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेज होंगे ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन ही नहीं है और फिर भी आपको बजट इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब फिर आप इफेक्टिव नहीं हो, एफिशिएंट नहीं हो, तो फिर आप खुद को चेंज करने की जरूरत है। कोई इशू बच्चे? मैम, जिस तरह ऊपर वाले दोनों चलते आए हैं कॉस्टिंग सिस्टम और बजटिंग सिस्टम, इसमें भी वही सीन चल रहा है ना कि कंटेम्पोरेरी में डिटेल में जाना पड़ेगा और कन्वेंशनल में डिटेल में नहीं जाना? बिल्कुल वही, कन्वेंशनल में हम ओवरऑल देख लेंगे, इसमें डिटेल में चले जाएंगे। इसमें कहा हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो मेजर करनी है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हो, एक तो आप देखते हो कि आपकी बजटेड कॉस्ट और जो कॉस्ट एक्चुअल में वो कितनी है, और जो प्रॉफिट आपने या रेवेन्यू एक्सपेक्ट की हुई थी एक्चुअल रेवेन्यू से वो कितनी आ रही है, ये तो फाइनेंशियल मेजर हो गया। हमने कहा सिर्फ परफॉर्मेंस को मेजर करने का सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स यूज नहीं किए जाते, कुछ और मेजर्स भी होते हैं जिनको यूज किया जाता है, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आप कह लो चाहे उन्हें। हमने कहा हमारी क्वालिटी इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई, ये भी तो बताता है ना कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है कि नहीं हुई, आपका डिलीवरी टाइम इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, आपने नई फीचर्स ऐड किया प्रोडक्ट में तो नहीं हुआ कि किया कि नहीं किया, तो ये भी आपकी परफॉर्मेंस को ही मेजर कर रहा होता है एक तरह से। तो कंटेम्परेरी में हम फाइनेंशियल भी यूज करते हैं, यानी अपनी बजट को भी देख रहे होते हैं, और ये अलग फीचर्स है इन्हीं को भी देख रहे होते हैं, यानी दोनों चीजें हो रही होती हैं। कोई इशू बच्चे इसमें? नो मैम। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, लास्ट कंपोनेंट था हमारा। कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहती है कि ये मैनेजर को बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमने कहा कन्वेंशनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम में हमने बताया था ना कि उसने बता दिया कि आपने मैनेजर का एक्चुअल में क्या था और बजटेड क्या था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने प्लान कर लेते हैं या अपनी देख लेते हैं कि उनका सिस्टम सही हुआ है कि नहीं हुआ, अपनी कोस्ट को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेते हैं। यानी परफॉर्मेंस ने जब आपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम किया, एक्टिविटी लगाई, तो उसने आपको बता दिया कि आपके एक्चुअल में क्या कॉस्ट थी, आपकी बजटेड क्या थी और क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी अपने बजट को चेंज करने की जरूरत है, ये कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये कैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। कॉस्ट मैनेजमेंट दोबारा बताइए। देखो, हमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम लगाया,
यानी हमने एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर कर लिया, हमें पता चल गया हमारा क्या फॉल्ट आ रहा है, ये हमारी कॉस्ट कहाँ ज्यादा हो रही है, हमारी एक्चुअल ज्यादा है कि प्लान ज्यादा है। हमें फर्क पता चल जाएगा ना जब परफॉर्मेंस सिस्टम लगाएंगे। हमने कहा सपोज प्लान की हुई थी कि हमारी कॉस्ट, हमने प्लान की थी कि हमारी कॉस्ट 1000 होनी चाहिए, लेकिन हमारी कॉस्ट एक्चुअल में 1200 आ गई है। ठीक है, अब क्या है कि ये सिस्टम कहता है कि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करो, कम करो। ठीक है, मैनेजर कहता है कि अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो। ये मैनेजर पे मतलब कि कॉस्ट कम करना है कि बजट ठीक आ रहा है लेकिन कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, इसमें कॉस्ट में गलत है ना? कॉस्ट गलत है ना, यानी हमें कॉस्ट ज्यादा लगा रहे हैं, किस वजह से ज्यादा लगा रहे हैं वो रीजन फाइंड आउट करें ना, कि क्या हमारा रॉ मटेरियल इस साल उसकी प्राइस इंक्रीज कर गई है, ये कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था। यानी अपनी कॉस्ट को उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, कॉस्ट को एक्सपैंड ना करें। जी ठीक है जी ठीक है। अच्छा, इसलिए एक दूसरा कंटेम्परेरी कहता है, वो भी यही कहता है कि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करो, लेकिन डिटेल प्रोवाइड करता है कि जो आपको देखो कहीं आपका किसी एक्टिविटीज में मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा, जो वर्कर काम कर रहे हैं वो किसी चीज को वेस्ट तो नहीं कर रहे, टाइम तो ज्यादा नहीं लगा रहे। यानी आप रूट फाइंड आउट करो कि आपकी कॉस्ट क्यों लग रही है। कन्वेंशनल सिर्फ आपको कहता है कि कॉस्ट कंट्रोल करो, वो वेज नहीं बताता कैसे कंट्रोल करना है, क्यों कंट्रोल करना है। ठीक है, कंटेम्परेरी आपको बताता है कि जाके वजह ढूंढो कि आपकी कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो गई है, यानी जो ब्लैंड थी उससे ज्यादा क्यों आ रही है, तो वो हम कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कर रहे होते हैं कंटेम्परेरी अप्रोच के अंदर। यहाँ तक कोई इशू बचे? कन्वेंशनल में वो बताता है कि सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करना है, वो वजह नहीं जानता, रीजन मुझे नहीं जानने की मांगता। कोशिश ही नहीं करता, उसको बस यही होता है कि मुझे कॉस्ट कम करनी है। लेकिन कंटेम्परेरी कहते हैं कि आप रूट फाइंड आउट करो कि कॉस्ट अगर ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, क्या कोई मटेरियल वेस्ट हो रहा है, या कोई ऐसी एक्टिविटी है कि जिसके बगैर भी काम हो सकता है लेकिन आपने उसको एक्स्ट्रा इंक्लूडेड किया हुआ है, तो उसको फाइंड आउट करो और उसको ठीक करो। जी मतलब कन्वेंशनल में वो रीजन नहीं मांग रहा और कंटेम्पोरेरी में वो मांग रहा है रीजन। सही है, बिल्कुल यही सेम है। जी थैंक यू। दो अप्रोचेस थी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में हमने डिस्कस की, इसमें किसी को कोई इशू बचे? ये डिफरेंट देखो चार्ट बना हुआ है, इनको डिफरेंशिएट कैसे किया हुआ है। कॉस्टिंग सिस्टम उसने कहा सिर्फ कॉस्ट पे फोकस कर रहा है, ओवरऑल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है, जबकि इसमें कंटेम्परेरी में क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे होते हैं। बजटिंग में हम ओवरऑल बजट बना रहे होते हैं, लेकिन ये कहता है कि हर डिपार्टमेंट का बनाओ और हर एक्टिविटीज का बनाओ। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम कहता है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करो, कन्वेंशनल सिस्टम ये कहता है। लेकिन कंटेम्परेरी सिस्टम क्या कहता है कि आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो करनी है, उसके अलावा डिफरेंट और फैक्टर्स को भी देख लो, जैसे क्वालिटी हो गया, डिलीवरी हो गया, जो भी हमने डिस्कस किया, बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहा है। कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली सेपरेटली ये वही उसी सिस्टम को बता रहा है ना कि आपकी हमने कॉस्ट को मेजर किया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर किया, तो उसकी बेसिस पे डिसाइड करो कि हमने कैसे करना है। और कंटेम्परेरी कहता है कि आप एक रूट काज फाइंड आउट करो कि क्या वजह है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। इसमें कोई इशू बच्चे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नो मैम। अच्छा बच्चे, अब आप लोगों की असाइनमेंट, आप लोगों ने क्या करना है कि हमने एक तो लास्ट असाइनमेंट कंप्लीट करके आप लोगों ने मुझे देनी है, जो किसी भी कंपनी की आपने मिशन स्टेटमेंट लिखनी है, विजन लिखनी है और ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करने थे। गर्ल्स आप जीआर को सबमिट करा दोगे और बॉयज आप सीआर को सबमिट करा दोगे अपने लिए असाइनमेंट, मुझे संडे तक ये आपने सेंड करनी है। और दूसरा काम, आप कॉस्ट बनाओगे, कॉस्ट क्या होती है, इसकी टाइप्स कितनी है, इस पे असाइनमेंट बनाओगे। कोई इशू? जी मैम दोबारा बताइएगा। पहली असाइनमेंट तो वो लास्ट वाली थी जो आपने मुझे कंप्लीट करके देनी है, यानी मिशन और विजन स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स वाली। ठीक है, वो तो ऐसा आपने किसी भी कंपनी की उठानी है और आपने मुझे देनी है, वो आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आपके आइडिया हो कि मिशन स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, विजन में क्या लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, जो मेन असाइनमेंट है वो आपकी ये है कि आपने कॉस्ट बताना है। हमने कॉस्टिंग सिस्टम सारे कंपोनेंट डिस्कस कर लिए, कॉस्ट क्या होती है एक्चुअल में और उसके टाइप्स क्या हैं। कॉस्ट मतलब कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है, इसकी डिटेल चाहिए आपको और इसकी टाइप्स चाहिए। टाइप्स चाहिए आपको, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, कॉस्ट, उसके टाइप्स समझ आ और ये इसकी टाइमिंग बता दें। जी बच्चे, इसकी टाइमिंग बता दें काइंडली। ये भी संडे तक ही आप मुझे देंगे। लास्ट तो आपने सिर्फ जो पिछली है वो तो सिर्फ आपने मुझे सेंड ही करनी है ना, वो तो आपने किसी कंपनी की उठानी है, अपनी थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है या मिशन स्टेटमेंट बनानी है।
वो तो ऐसा आप किसी कंपनी की उठाओगे, मुझे सेंड कर दोगे, कंपनी का नेम बताओगे, कंपनी काम क्या करती है, उसकी मिशन और विजन स्टेटमेंट बताओगे। जो कोस्ट वाली असाइनमेंट है वो आप किसी कोस्ट के बारे में बताओगे, कोस्ट क्या होती है, और दूसरी बात कि कोस्ट के टाइप्स क्या हैं, किस किस टाइप की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये सारा इसके बारे में आप मुझे इसकी डिटेल बताओगे और संडे तक आप मुझे सबमिट कराओगे। गर्ल्स आप जीआर को सेंड कर देंगी, वाईसीआर को सेंड कर देंगी, आप मुझे ये मेल कर दोगे मुझे संडे तक। संडे लास्ट डेट है, उसके बाद किसी की असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। किसी को कोई इशू आज के लेक्चर में भी और असाइनमेंट में भी? नो मैम, कोई इशू? नो मैम, थैंक यू सबको मैम। बस इतना बता दें कि आपके अकॉर्डिंग आज का लेक्चर चल रहा है, ये कौन सा नंबर है लेक्चर का? मुझे हमारा मंडे वाला लेक्चर मिस हुआ था। जी जी, ये वही उसकी जगह ये आ गया ना आज। जी जी, ये उसकी जगह पे रखा गया। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा कौन सा लेक्चर चल रहा है, ऑनलाइन नहीं वैसे ओवरऑल? ओवरऑल हमारा ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड नहीं फोर्थ लेक्चर है ऑनलाइन। यूनिवर्सिटी में हमारा एक हुआ था मैम, जी बच्चे, यूनिवर्सिटी में तो हमारा एक हुआ था। यूनिवर्सिटी में हमारे 2 लेक्चर्स हो गए, मंडे ट्यूसडे हमारा लेक्चर नहीं हुआ था। फर्स्ट वीक में तो हमारे हुए नहीं थे ना, मैं आई नहीं थी तो फर्स्ट तब भी लेक्चर नहीं हुए थे। जी जी, तो लास्ट वीक में तो जो सेकंड वीक दो बोल रही हैं उसमें भी आपका एक मिसिंग था। नहीं सेकंड वीक में 2 हमारे लेक्चर्स हुए थे, मंडे ट्यूसडे दोनों लिए लेक्चर हुआ था। आप हमें यार से पूछे, आप आई जी, तो डन है, क्लास में? नहीं मैंने लिया लेक्चर, मैंने देख लिया, डन है। पहले में हमने मैनेजरियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस की थी, दूसरे में हमने प्रोसीजर और टेक्निक स्टार्ट कर ली थी, वो सेकंड लेक्चर था ना जी बच्चे। बिल्कुल, और जी मंडे जी वाले दिन बिल्कुल, तो फिर अब क्लास ही नहीं थी वैसे भी, और लॉकडाउन तो मंडे से बाद स्टार्ट हुआ ना ऑनवर्ड। जी जी। कोई इशू आज के लेक्चर में? उमेर आपको, आमिर कोई इशू? नो मैम, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। नो असाइनमेंट का क्लियर हो गया है? असाइनमेंट मुझे आपने संडे तक देनी है, उसमें कोई इशू? नो मैम। नो मैम, बस मैम अब 2 असाइनमेंट हैं। एक तो पिछली है, वो तो पुरानी थी, वो तो सिंपल सी बिल्कुल असाइनमेंट थी, वो तो लॉकडाउन से अब पहले दिए आपने है ना। मैम, जो अब बताइए आपने वो प्लीज दोबारा बता दें। मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगी। बच्चे कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट के बारे में बताना है, और मुझे उसकी टाइप्स के बारे में बताना है आपने, काइंड ऑफ कॉस्ट, ये सारी, और फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। ये जो आपने अभी पढ़ाया है मैम, कॉस्ट ये से नहीं, कॉस्ट क्या होती है बच्चे, ये तो कॉस्टिंग सिस्टम पढ़ाया ना, कॉस्ट की सिर्फ बात करें। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट किसे कहते हैं हम, क्या जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। और कॉस्टिंग अच्छा मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ गर्ल्स को। जी बच्चे, सब गर्ल्स जो यहाँ पे ऐड है इस टाइम, वो सारी सुन ही रही हैं कि संडे तक मुझे खुद ब खुद ही अपनी असाइनमेंट सेंड कर दें दोनों। मैंने किसी से मांगनी नहीं है, और जो लेक्चर में नहीं है, जिसे नहीं पता, मैंने उसे बताना भी नहीं है कि असाइनमेंट मिली थी। मैं ग्रुप में अगर मैसेज आप लोग कर दूंगी जी जी असाइनमेंट का, और सब बच्चे जिसकी असाइनमेंट नहीं आएगी उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे सेशनल, बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। जी मैम, आप ठीक कह रही हैं कि ग्रुप में बता देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं बताना चाहिए। अब जिन्होंने लेक्चर छोड़ा है उन्हें तो मतलब अटेंडेंस तो सिर्फ इस बेस लेक्चर की बेस पे थोड़ी ना होनी है, ये तो असाइनमेंट की बेस पे भी होगी। अटेंडेंस आपके बच्चे जो पार्टिसिपेट है उन्हीं के बेस पे मार्क होगी, और सेशनल मार्क्स जो आपके होंगे वो आपकी असाइनमेंट की बेस पे मार्क्स होंगे। अटेंडेंस जी उन्हीं ठीक की है। लगेगी जो अटेंड करते हैं लेक्चर।